सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम क्लास 10 का मॉडल पेपर नंबर 8 हल कर रहे हैं, जिसमें हमें पहला प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 18 दिए गए हैं। उसका पहला प्रश्न हमें दिया गया है, यदि दो संख्याओं का HCF 27 है, LCM 162 है और इनमें से एक संख्या भी हमें दे दी गई है, दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए, इसका एक सिंपल सा तरीका मैंने आपको पहले ही बता रखा है। जब भी हमें HCF LCM कुछ भी दे रखा हो और दो संख्याओं की बात की जाए तो सिंपल हमें क्या करना है, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। सिंपल हम बोले तो हमारी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। तो इसमें पहली संख्या 54 है, दूसरी हमें एक्चुअली पता नहीं है, ठीक है, उसका आप x मानिए या दूसरी संख्या रखिए। वैसे तो हमें ये टिक मार्क वाला ही क्वेश्चन है तो हमें इतना डीपली करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए आप डायरेक्ट करके फटाफट इसका आंसर निकाल सकते हैं। बराबर में HCF हमारे पास 27 था और LCM हमारे पास 162 था। तो देखो, दूसरी संख्या जो हमें पूछी गई है वो यहीं रह जाएगी और बराबर में 27 गुणा में 162 था और ये 54 यानी 54 जो गुणा में है वो इधर चला जाएगा भाग में। तो देखो, 27 से 54 दो बार कट रहा है, आप किसी पाड़े से कट करके देख सकते हैं। अब 2 से 162 जा रहा है, 2 8 16 और 2 एकम 2 यानी 81 बार। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई है, 81। यही हमारा ऑप्शन होगा, जो हमें राइट लग रहा है उस पर हम टिक कर देंगे, 81 ऑप्शन नंबर स। फिर आ रहा है इसी में दूसरा क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा तथा लैम्डा आपको दिया हुआ है, यहाँ पर सॉरी अल्फा बीटा गामा दिया गया है, लैम्डा नहीं दिया हुआ। अल्फा बीटा गामा हमें एक त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, त्रिघात है, ध्यान दे दीजिएगा। इसके शून्यक भी हमें दे दिए गए हैं, ठीक है, अल्फा बीटा गामा का हमें शून्यक हमें दिए गए हैं 0 के बराबर है, तो इन तीनों का मान क्या होगा वो हमें बताना है। तो इसमें सिंपल सा ये आंसर रहेगा कि अल्फा बीटा गामा इन तीनों का अगर योग दे दिया जाए तो ये हमेशा -b/a के रूप में ही सिद्ध होता है। अभी तक हमने जैसे द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का योग किया था हमने, और योग निकालने का फॉर्मूला आता था -b/a। यही अल्फा बीटा गामा का भी रहेगा। फिर सवाल नंबर 3 दिया गया है, दो संख्याओं का योग 35 है, उनका अंतर 13 है, तो संख्या क्या होगी। देखिए, इसके लिए हमें पता है टिकअप है, तो ये ज़्यादा क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हमारे इन्हीं ऑप्शन में देख लेते हैं। दोनों संख्या का टोटल तो 35 होना चाहिए। देखो, 24 और 11 ही 35 हो रहे हैं, 18 17 ही 35 और 28 7 जो दिया गया वही 35 और 21 14 ही 35 हो रहा है। चलो, पहली वाली कंडीशन तो सब में अप्लाई होगी है, लेकिन अब सेकेंड कंडीशन भी देखो, इनका अंतर 13 हो, यानी डिफरेंस 13 आना चाहिए। तो 24 11 13 तो यहीं आ गया, तो ये पहली और दूसरी दोनों कंडीशन इस पे सेट बैठ गई है, तो हमारा आंसर तो यही है। आप अगर आगे वाला चेक करना चाहते हो देख सकते हो कि पहली कंडीशन तो सब में सेट थी, लेकिन 18 - 17 जब अंतर करेंगे तो 13 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा 13। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है उसी में देखिए, योग भी आ गया 35 और अंतर भी आ गया 13, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे हमें एक त्रिभुज है ABC, इसमें AB और AC पर बिंदु D और E पर स्थित है। और ये ध्यान से देखिए, प्रश्नावली 6 का सवाल है, जो त्रिभुजाकार आकृति बनाने से ही आप हल कर सकते हैं इसको, क्योंकि अगर वैसे करेंगे तभी आपका ये सवाल क्या होगा, कंप्लीट आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, सिंपल हम यही बनाकर देख लेते हैं, ज़्यादा बिना कन्फ्यूजन के। हमें देखते हैं कि एक ABC त्रिभुज है, चलिए ABC त्रिभुज यही बना लेते हैं, ठीक है। ABC त्रिभुज में ये दिया गया है A से B और A से C। देखो, A को हम यहाँ रख दें कि एक A से B हो जाए और A से C हो जाए। इसमें AB और AC भुजाएं दिख रही है हमें, ये एक AB और एक AC। इन दोनों भुजाओं पर D और E है, एक पे D है एक पे E है, और ये भुजा बन गई DE। अब ये कह रहा है DE समांतर BC के, DE समांतर BC के। और छठी प्रश्नावली में हमने एक चीज समझी है कि जब हमारी समांतर भुजाओं के बीच में भाग क्या होते हैं, हमेशा समानुपाती होते हैं, समानुपाती भाग बराबर होते हैं, ठीक है। और उसमें हमने एक चीज ये भी समझी थी कि AD बटा DB और AE बटा EC क्या होंगे, समानुपात में बराबर। चलिए, तो
तो अब हमें क्या क्या मान दिया गया, एक तो एडी मान दिया गया 4 सेमी, तो एडी की जगह हम 4 लिख देते हैं, बट्टे में डीबी। एडी के बाद हमें एबी दिया गया है, ठीक है। अब कंफ्यूज करने के लिए आपको मैंने ये पहले ही बताया था कि एबी 10 है। अब एबी ये पूरी भुजा होती है ये वाली, अगर पूरी में से आप ये वाला टुकड़ा घटा दोगे तो ये वाला आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि पूरा 10 है, उसमें से ये एडी जो 4 हमें दिया गया था ये रहा, आप माइनस करोगे तो ये डीबी आ जाएगा 6 सेमी। फिर है एई, एई हमें दिया गया 5, और एसी हमें पूछा है, लेकिन एसी पूरी भुजा है, एसी निकालने के लिए पहले इसी निकालना पड़ेगा, ठीक है, और इसी हमें कहीं दिया गया नहीं है। तो देखो ये सवाल थोड़े कंफ्यूज करते हैं ताकि जल्दी में हम आंसर गलत लगाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल आसानी से हल करते हैं। आप तो कहोगे एसी पूछा गया है, हम इसी क्यों निकाल रहे हैं, देखिए इस फॉर्मूले से पहले इसी निकलेगा, और इसी निकालने में फॉर्मूला पता है, वज्र गुणा करते हैं तो इसी गुणा 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणा इसी, और 5 की गुणा 6 से करेंगे तो आ जाएगा 30। अब इसी है, ये 30 है, ये 4 जो गुणा में था भाग में चला जाएगा, तो इसी का मान कितना आ गया, 4 से आप भाग लगा के तो देख सकते हैं, ये चला गया 7.5 सेमी, सेमी में दिया गया था तो सेमी आ गया हमारा। लेकिन अभी फाइनल आंसर नहीं हुआ है क्योंकि हमें पूछा एसी, हमने इसी निकाला है, तो ये 7.5 आप कहीं टिक वैसे तो है भी नहीं, और होता तो आप टिक नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमें चाहिए था एसी, ये चाहिए, और ये कैसे आएगा, जब आप एई जो हमें दिया गया 5 और ईसी जो हमने अभी निकाल लिया है 7.5, इन दोनों को प्लस करोगे तो पूरा एसी आ जाएगा, और प्लस हम कर सकते हैं 5 और 7 हो गए 12 और 0.5 यानी 12.5। ऑप्शन ब को हम कर देंगे करेक्ट। आगे सवाल जो दिया गया, यदि बिंदुओं निर्देशांक दिए गए 3a और 4a के बीच की दूरी आपको √10 दे दी गई है, तो a का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए सिंपल, जैसे मैंने अभी कहा आपको दो बिंदु दे रखे थे, बिंदुओं के नाम नहीं हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल A कैपिटल B, ये दो बिंदु हमारे। अब इनके बीच की दूरी √10 है, और जो आपको ये A दिखाई दे रहा है इसी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए दूरी, ये प्रश्नावली 7 से सवाल है, दूरी कैसी भी हो, जैसे अभी A और B है, ये A बिंदु था, ये B बिंदु था, इनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और हमें पता है कि पहला मान जो है 3a और दूसरे का निर्देशांक है 4a, x1 और y1, x2 और y2। तो सबसे पहले हमें चाहिए x2, x हमारे पास है 2, ये रहा 4, माइनस में x1 हमारे पास है 3 होल स्क्वायर, फिर आ रहा है y2 हमारे पास है 1 और y1 है a होल स्क्वायर। तो देखिए अंडर तो वैसे का वैसे रहेगा, और साथ में एक चीज़ और हमने ध्यान नहीं दी, जो इसकी दूरी आप आंसर निकालोगे वो आपको पहले से दी हुई √10, ये हमें दिया हुआ है √10, जो हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये दिया है तो सामने बराबर में लिखेंगे कि आंसर तो ये आने वाला है। तो सबसे पहले तो हम एक चीज़ करेंगे कि हमारे पास दोनों तरफ कॉमन आ रहा है √, और √ से √ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब दोनों तरफ √ नहीं है, इधर तो सिर्फ 10 है, और इधर हमारे पास क्या है वो देख लो आप, इधर हमारे पास है 4 - 3, 1 बचेगा, और 1 का वर्ग भी क्या हो जाएगा 1, प्लस यहाँ पे a है तो हम माइनस नहीं कर सकते, लेकिन a - b होल स्क्वायर की सरल समीकरण जो हमने पहले भी देखी थी वो यूज कर सकते हैं। वो क्या होगी वो समझ लो, वो होगी हमारे पास यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, आप चाहे 1 स्क्वायर लिख दो, प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास a है, और -2 की गुणा a से और b से। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 ही था, प्लस में 1 का स्क्वायर भी 1 ही था, a स्क्वायर -2 की गुणा 1 से करने पे 2, और a की गुणा करेंगे तो 2a ही आएगा, बराबर में था 10, तो 1 और 1 हो गया 2, प्लस में a स्क्वायर -2a बराबर में 10। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको a स्क्वायर है उसे रख दीजिए, माइनस का 2a है। अब ध्यान से देखो ये प्लस का 2 तो था ही, हम पास में ले आते हैं, देखो बराबर से इधर, ये तो प्लस का ही है, वो बराबर से इधर आएगा
प्लस का 10 तो इधर आके किसका आ जाएगा माइनस का, बराबर में क्या रह गया 0। अब ए स्क्वेयर माइनस 2a और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो रहा है माइनस, 10 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 8, किसका माइनस का, और बराबर में क्या है 0। तो अब आप ध्यान से देखें ना, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्या बन रही है, ये एक द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका तो वही रहेगा हमेशा की तरह, हम प्रथम पद की जो तीसरा पद है उससे गुणा करेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं, 1 की गुणा 8 से 8 ही आएगा। 8 का हमें क्या करना, भाज्य गुणनखंड, और लिखने के समय पहला और तीसरा पद तो वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अभाज्य गुणनखंड करते हैं 1 और 8 का, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 8, ठीक है, सॉरी 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है वो हमने पहले आपको बता रखा है, फिर भी हम यहाँ पे इस तरफ करके बताते हैं कि 8 का होगा 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 संख्या यहाँ पर हमें टुकड़े 2 ही करने हैं, और क्या आ जाए प्लस माइनस करने पे 2 ही आ जाए, तो सिंपल है, 2 दूना 4 माइनस में 2 आ गया 2, तो हमारे पास 4a और 2a। तो यहाँ पे हमें यही देखना है कि एक तो जो यहाँ पे निशान है वो बड़ी संख्या क्या गया, तो ये माइनस बड़ी संख्या क्या गया। अब हम यहाँ पे क्या निशान लगाए, तो हमें इनको प्लस करना था या माइनस, हमें 4 में से 2 माइनस करना था। तो माइनस कैसे होगा, एक तरफ तो माइनस है, दूसरी तरफ माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हम वहाँ कर देते हैं प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। 4 पद तो कॉमन कैसे लेते हैं, पहले 2 में फिर 2 में, दोनों में कॉमन a आ रहा है तो a स्क्वायर से a कॉमन, माइनस a से a गया तो 4, फिर प्लस 2 कॉमन आ गया, 2 से 2 गया तो a, माइनस 2 से 8 गया 4, दोनों ब्रैकेट सेम बनते हैं, a माइनस 4 कॉमन आ गया, और ब्रैकेट के बाहर है a प्लस 2, और बराबर में क्या है 0। सिंपल मैं अब यहाँ पे आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ टिकअप करने हैं, कोई पूरा आंसर तो करना है नहीं। हमें पता है कि a माइनस 4 बराबर 0 है, तो ये माइनस 4 इधर किसका हो जाएगा प्लस का 4, a प्लस 2 बराबर 0 है, तो ये a प्लस का 2 इधर किसका हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ रहे थे, उन ऑप्शन में देखना, एक ऑप्शन आ रहा है 4, एक आ रहा है माइनस का 2, 4 और माइनस का 2, ये दोनों हमारे आंसर आ सकते हैं। तो हमारे पास 4 और माइनस 2 आंसर सही में आ रहा है, उसे हम टिक कर देंगे। आगे सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में हमें दिया गया प्रश्नावली 8 का सवाल है। देखिए अंडरूट में है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और बट्टे में कोसेक थीटा है लेकिन इसमें अंडरूट नहीं है, और ये किसके बराबर आ रहा है, ऑप्शन हमारे सामने है, लेकिन ये सीधा तो हम ऑप्शन टिक नहीं कर सकते, इस सवाल को पहले हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर नीचे तो कोसेक थीटा है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायर है तो इसकी सर्वसमीका हमें पता स्क्वायर में थी, तो सर्वसमीका पे ध्यान देते हैं कि कोसेक किस में आ रहा है। देखिए इसके लिए हमने सर्वसमीका पढ़ी हुई है, हमने 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर देखा था कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर वाली सर्वसमीका हमारे पास 3 ही थी, ठीक है, तो वो ध्यान दीजिएगा। कोसेक किस में आ रहा है, कोसेक तो 1 में ही आ रहा है। अब हमें क्या करना है, कोसेक के साथ -1 भी लाना है, तो देखो कोसेक तो है इधर, और इसके साथ ये प्लस जो 1 था वो बराबर से उधर जाए तो क्या हो जाएगा -1, तो बराबर से इधर क्या रहा हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा। देखो 1 उधर चला गया तो कोट स्क्वायर थीटा रह गया, बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा था, और प्लस का तो -1 हो गया, यानी इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं दोनों बराबर है। तो अब इसी का हम यूज़ करेंगे इस सवाल को हल करने में, कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 जो आपको नज़र आ रहा है उसकी जगह हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा, और ऊपर अंडर है वैसे का वैसे, बट्टे में था कोसेक थीटा, उसमें ना कोई अंडर है ना स्क्वायर है, वैसे का वैसा। देखिए स्क्वायर से अंडर कैंसिल होता है, ये आपको पहले से ही पता है, हमने आपको बता रखा है। तो अब ऊपर बचा है कोट थीटा, और बट्टे में क्या बचा है कोसेक थीटा। अब अंडर भी नहीं है स्क्वायर भी नहीं है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर नहीं है तो सर्वसमीकरण लगेगी नहीं, अंडर नहीं है तो परमीकरण होगा नहीं, तो अब सिंपल हम क्या करते हैं, कोट थीटा का मान जैसे हम बदल सकते हैं वो बदल लेते हैं, वो होता है कोस थीटा बटे में साइन थीटा, और ये है भाग, भाग बट्टा मतलब भाग ही होता है, और कोसेक का मान होता है 1/साइन थीटा। तो अब हम क्या करते हैं, कोस थीटा बटे में साइन थीटा है, गुणा में
भाग को जब गुणा बदलते हैं तो व्युत्क्रम होता है, यानी संख्याएं बट्टे वाली फ्रैक्शन होती है वो बदल जाती है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं साइन से साइन कट गया, बचा क्या है कोस थीटा, क्योंकि भाग में एक है और एक का मतलब कुछ है नहीं, तो हमारा ऑप्शन जिसमें कोस थीटा है वही क्या हो जाएगा राइट आंसर। कोस थीटा ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। आगे सवाल नंबर 7 हमें दिया गया यहाँ पर, किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे व्यक्ति की परछाई 2√3 मीटर लंबी है, उस समय सूर्य का कोण कितना होगा वो हमें बताना है। देखिए ये सिंपल सवाल है प्रश्नावली 9 से, और ये काफी बार आया है, तो आप समझिए इसे कैसे होगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया गया था, कोण ज्ञात करना, तो कोण ज्ञात करने के लिए हमें एक आकृति तो बनानी पड़ेगी त्रिभुजाकार। हमें यहां पर दिया गया 6 मीटर ऊंचा व्यक्ति है, ये ऊंचाई व्यक्ति की 6 मीटर है, और परछाई तो जमीन पे गिरेगी, परछाई भी हमें दे रखी है 2√3 मीटर, यानी आपको लंब और आधार से मतलब है कर्ण से नहीं, ठीक है। अब लंब और आधार किस में होता है, ये लाल कक्का की ट्रिक याद रखिए। लंब और आधार होता है हमारे पास tan में, ठीक है, tan थीटा, एंगल तो पता नहीं है। लंब हमारे पास था 6, आधार हमारे पास था 2√3 और बराबर में tan थीटा। तो देखो 2 से 6 कट गया 3 बार, अब हमारे पास है 3/√3, और बट्टे में अगर अंडरूट है तो उसका हमें परमीकरण करना होता है। कैसे करते हैं, जैसे 3√3 है तो परमीकरण होता है दोनों तरफ अंडरूट की संख्या की गुणा कर दो, निशान बदल के, लेकिन निशान तो कुछ है नहीं तो कोई टेंशन नहीं है। तो 3 की गुणा √3 से करेंगे तो आ जाएगा 3√3, और √3 की गुणा √3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। बताइए आपको, ये 3 से 3 कट गया तो क्या बचा है √3, और बराबर में क्या चल रहा था tan थीटा। अब tan थीटा में √3 का मान, ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल थी त्रिकोणमितीय सारणी, उससे देखिए कि tan में √3 मान कितने डिग्री पे आता है, ये आता है 60 पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया द। आगे सवाल नंबर 8, ये प्रश्नावली 10 से है, इसमें हमें दिया गया एक बिंदु T है, O केंद्र वाला। देखिए T एक बाहरी बिंदु हो गया। अब तो आकृति भी शायद आपके दिमाग में छप गई होगी कि एक वृत्ताकार आकृति बनानी है, उसके बाहर T है, जो O केंद्र वाले वृत्त पे T है, TB स्पर्शरेखाएं खींच रहे हैं, और 70 डिग्री का कोण पे वो झुका हुआ है, AOB में ज्ञात करना है। देखो सिंपल मैं बता दूं आपको, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वृत्त लेना है, O केंद्र है, बाहर T बिंदु ले लिया, T से हमने वृत्त पर A और B खींच दी। आकृति छोटी बन रही होगी, लेकिन ये पहले इतनी बार बनी है कि अब आपको याद भी होगी। और इसमें हमें पता है कि वो जो भुजाएं झुक रही है वो 70 पे है, स्पर्शरेखाएं 70। हमें AOB बताना है, AOB ये वाला बताना है। तो हमने इतनी बार बताया है कि ये चतुर्भुजाकार आकृति बन रही है। चतुर्भुज में हमेशा कितने डिग्री का कोण होता है, फाइनल चारों कोण का योग कितना होता है 360। उसमें से एक हमें 70 दे दिया है, यहां लिख लेता हूं मैं आपके बताने के लिए। एक कोण हमें दे दिया 70 का, दो तो हमें पता है कितने कितने के होते हैं 90 के। देखो अब हमें यहाँ पे कोई डिस्क्राइब तो करना नहीं है कि 90 कैसे हैं, बताने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ पहले 10.1 पर में से कि त्रिज्या हमेशा स्पर्शरेखा पे लंब यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। हमें तो यहाँ पे अभी तो टिकअप करना है राइट आंसर पे, तो हमें पता है कि ये ए और बी दोनों कोण कितने कितने का आ गया 90 के, यानी टोटल हो गया 180। और 3 कोण हमने पता है, चौथा कोण निकालना है बी, तो क्या करेंगे 360 चारों कोणों का योग था, उसमें से तीनों कोणों का आप जोड़ के घटा लो, तो जोड़ लेते हैं 180 और 70 का 250, और ये घटा लो 360 में से, तो कितना आएगा 110। तो 110 हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², जो आपने बहुत बार निकाला है। परिधि होती है 2πr हो जाती है, लेकिन πr² हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। कितना सिंपल सवाल है। काफ़ी बार हमें लगता है ना कि हर बार ये मुश्किल ही देता है, मुश्किल नहीं देता, काफ़ी बार चीज़ें आसान भी देता है, लेकिन हम उसी चीज़ में चलते हैं कि ये चीज़ें आसान देगा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ों को समझो, समझने में वो ऑटोमेटिक आसानी लगेगी। सवाल नंबर 10 देखेंगे ध्यान से।
एक वृत्त की परिधि हमें दे दी है और त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी एक आसान ही सवाल है कि परिधि हमें दे रखी है, त्रिज्या निकालनी है। तो ऐसे सवालों में परिधि या क्षेत्रफल दो रेखा जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगा दो। वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr, और परिधि तो आपको पहले से दे दी गई है 44, बराबर में 2 पाई का मान, और r तो हमें ज्ञात ही कर दिया, त्रिज्या का मतलब r ही होता है। तो देखो ये 44 है, अब बराबर को तो सिर्फ r को रखेंगे, बाकी संख्या इधर ट्रांसफर करेंगे। जो गुणा में है वो आ जाएगी भाग में, और जो भाग में वो उसको किस में चला जाएगा, गुणा में। तो देखो 2 से 44 कट गया 22 बार, और 22 से 22 कट गया एक बार, तो एक की गुणा 7 से करने पे क्या आएगा, 7 सेमी त्रिज्या r। तो हमारे पास जो राइट आंसर है उसे हम टिक कर देंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन है ए। सवाल नंबर आगे 11वें सवाल में दिया हुआ है 2 बेलन हमारे पास है, ठीक है, और दोनों बेलनों के आधारों की त्रिज्या, यानी सिंपल सा हमें त्रिज्या दे दी है, एक का अनुपात 2 है, एक का 3 है। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात भी हमें दे दिया है, आयतन का अनुपात हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमें त्रिज्या ऊंचाइयां दे रखी है, हमें बेलन का आयतन, उनका हमें अनुपात निकालना है। तो बेलन का आयतन, देखिए वैसे तो हमारे पास दोनों बेलन ही है, ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला πr² ही लगेगा। अब उनका अनुपात निकाल रहे हैं तो हम अनुपात में लिख लो या बट्टे में लिख लो, एक ही बात होती है, ठीक है। देखो पाई से पाई तो दोनों में कॉमन हो गया, क्रॉस हो गया। आर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पहले की आर हमारे पास कितनी है, 2 है, और ऊपर क्या दे रखा है, स्क्वायर, गुणा में h, पहले की h कितनी है हमारे पास, 5, बट्टे में दूसरे की r कितनी है हमारे पास, 3, और 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और गुणा में दूसरे की h कितनी है, 3, 2 का वर्ग हो गया 4, गुणा में 5, और 3 का वर्ग हो गया 9, गुणा में 3, कट रहा नहीं है, गुणा हो रही है, 4 की 5 से गुणा हो रही है 20 बार, 9 की गुणा हो रही है 3 से 27 बार, यानी कि इनका आयतन आएगा 20:27। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है उसे हम टिक कर देंगे। आगे वाला सवाल प्रायिकता, जैसे मैंने बोला था प्रायिकता भी बड़ी आसान होती है। देखिए ये मैं कुछ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आसान होती है, एक्चुअली में आसान होती है। कैसे, देखिए ये कह रहा 2 पासों को उछालना है, ठीक है, और 2 पासों को उछालने के बाद ये कह रहा है हमें कि उनके अंकों का योग 7 या 11 आने की प्रायिकता है, ठीक है। इसे समझते हैं एक बार के लिए हम। इसमें एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि एक पासा उछाले तो उसमें अधिकतम अंक 6 ही होते हैं, लेकिन जब 2 पासा उछालते हैं तो अंकों का योग हमने 36 देखा था, जो आपको याद होना चाहिए। 2 पासे किस प्रकार से, आइए समझाते हैं। देखिए मैंने इस प्रकार से बताया था, 2 पासों में क्या होता है, जैसे पहले में 1 आ गया, 1 आ गया, दूसरे के अंदर 1, फिर दूसरे में 2 आ गया, फिर 1 और 3 आ गया, फिर 1 और 4 आ गया, फिर 1 और 5 आ गया, 1 और 6 आ गया। ये हमने काफ़ी बार समझे हुए। ऐसे ही फिर दूसरी बार पहले में 2, फिर 1, फिर 2 और 2, तो ये हमने ऐसे समझे थे। फिर ऐसे 3 1 चालू हो जाएगा, फिर 4 1 5 1 6 1, ऐसे करके 6 6 तक हमारा ये चलेगा। तो इसमें हम टोटल करते हैं तो एक लाइन में 6 होता है, 6 लाइनें बनती है, योनि योग बनता है 36। कितना बनता है, 36। यानी हम कह सकते हैं 2 पासों का कुल परिणाम कितना होता है, 36, जो कि आप याद भी रख सकते हो, सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है कभी। अब हमें पूछा था कि 7 आ जाए और 11 आ जाए, इन दो का हमें प्लस करके निकालना है योग, ठीक है। योग कैसे निकालेगा, सबसे पहले हमें 7 चाहिए। जैसे हम देखते हैं इन दोनों का योग 7 आ रहा है, नहीं 7 आ रहा है, नहीं 7 आ रहा है, नहीं 7 आ रहा है, ये आ गया 7 एक बार। ऐसे दूसरी लाइन में देखो 7 नहीं आ रहा, दोनों को जोड़ने पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा, जब 2 और 5 मिलेगा तो उनका योग 7 आएगा। कितनी बार आ गया, 2 बार, ठीक है। ऐसे ही ये प्रक्रिया आगे से आगे चलती रहेगी कि इस लाइन में 3 और 1 4 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा, 7 यहाँ पे आ जाएगा आपका, जब 3 और 4 आएगा 3। देखिए ये पूरा लिख लेना क्योंकि आप समझ आ जाएगा आपको ये चीज़, ठीक है। 3 बार 7 आ गया, अगली लाइन में आएंगे 4 और 1 5, 4 2 6, 4 और 3 7, कितनी बार आ गया, 4 बार। फिर आगे वाली लाइन चलेगी 5 और 1 6, 5 और 2 7, कितनी बार आ गया, 5 बार आ गया।
आगे हम देखेंगे तो 5 और 3 8 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, योग 7 चाहिए पहली बार तो। फिर अगली लाइन में 6 और 1 7 हो गया, टोटल कितनी बार आ गया, 6 बार मान हो गया, जो प्लस करने पे 7 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आगे देखेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। तो हमें पहले 7 देखने, तो 7 का टोटल कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है जब 7 बन रहा है प्लस करने पर। यानी कि हमें 7 का तो मिल गया, 7 का आ रहा है 6 बट्टे में कुल परिणाम 36। अब प्लस में हमें इनका योग करना है, 11 कितनी बार आ रहा है, 11। ध्यान से समझेंगे, पहली लाइन में तो किसी को प्लस कर लो 7 से अधिक आएगा ही नहीं, कम जरूर आएगा। दूसरी में भी देखेंगे तो 2 6 तक यानी कि 8 आ सकता है, 11 नहीं आ सकता। तीसरी भी देखो 3 6 9 आ सकते हैं, उससे कम आएगा, 11 नहीं आ सकता। 4 6 10, 11 नहीं आ सकता। अगली लाइन में 5 और 6 11 आ सकता है, यानी एक बार तो 11 आ गया। अगली लाइन में 6 1 7 होता है, 6 2 8, 6 3 9, 6 4 10, और 6 और 5 जो आएगा उससे 11 हो जाएगा, 2 बार 11 का जोड़ आ गया, 6 6 तो 12 हो गया, यानी 11 आएगा 2 बार, बट्टे में टोटल परिणाम 36। अब इनका योग करो तो 36 और 36 तो 36 रहेगा, एलसीएम करते हैं तब, और 6 प्लस 2 हो गया 8, 6 प्लस 2 कितना गया 8। देखो एलसीएम करने का मतलब समझ गए आप, 36 36 का एलसीएम करना है, और 36 का 36 में भाग एक बार, और 1 की गुणा 6 से 6 ही आता है। और वैसे हमें पता है कि हर अगर बराबर हो तो ऊपर वाली संख्या सिंपली प्लस या माइनस जो भी हो जाएगा। अब ये हल करना है हमें, तो देखो 8 एकम 8, 8 के पाड़े में 36 नहीं आता, तो 4 के पाड़े से कटेगा, ये कटेगा, 4 दूना 8 और 4 नीम 36। अब इससे आगे तो ये हल ही नहीं हो सकता, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रायिकता 2/9। तो जो राइट ऑप्शन लग रहा है उसे आप टिक कर देंगे, ये ऑप्शन नंबर आ रहा है सर, 2/9। आगे सवाल नंबर आ रहा है हमारा 13। सवाल नंबर 13 में हमें दिया गया है 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल कितना होगा वो बताना है। देखिए इसमें सिंपल सा एक काम कीजिए, सबसे पहले 196 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेंगे, हमने पहले भी देखा है कि जैसे 196 है तो ये चला गया 2 नीम 18, बच गया 1, 16 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8, बच गया 18 का 2 नीम 18, 7 से 7 7 49, और 7 एकम 7। तो उत्तर तो आया 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। लेकिन हमें इन संख्याओं से मतलब नहीं है, हमें इनकी घात से मतलब है, तो इनको घात में चेंज करो, 2 की पावर 2 7 पावर 2, यानी 2 2 बार आ रहा है, 7 2 बार है, तो अभी हमारे पास आंसर यही है। इसे हम देख लेते हैं एक बार के लिए, 2 की पावर 2 और 7 की पावर, सॉरी गुणा में था 2। लेकिन इसने कहा है कि संख्याओं से मतलब नहीं है, इनके गुणनखंडों की घातों का योगफल बताओ। तो घातों का योगफल, पहली घात का योग, पहली घात कितनी है 2 है, दूसरी घात कितनी है 2 है, सिर्फ घातों का योगफल करना है, तो घातों का योगफल कितना आ रहा है 4, ऑप्शन नंबर स। ध्यान से सुनिए, घातों का योगफल करना है, नीचे वाली संख्या है तो हमने करने के लिए कि घात हमें पता नहीं था कितनी आ रही थी, तो इसलिए हमने इनको हल किया। अब घात आई तो सिर्फ घातों का आप ले लो, और उनका योगफल कह रहा है तो योगफल कह दो, अंतर पूछे तो अंतर निकाल दो, जिस प्रकार से आगे आपको दिया गया है उस तरीके से आप इसको हल कर दो। सवाल नंबर 14, एक बहुपद हमारे सामने है, इसका शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, इसका शून्यक अगर आप निकालोगे तो वो दूसरे का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम, यानी उल्टा हो जाएगा, यानी 1/2 आता है तो दूसरे का 2/1 हो जाएगा, इसका 5/3 आता है तो दूसरे का 3/5 हो जाएगा। तो k का मान जो होगा वो निकालो। तो देखिए बहुपद हमें दिया गया था, हमें सबसे पहले इनके गुणांक देखने, तो गुणांक कैसे निकलते ये आप पता होगा, अल्फा गुणा में बीटा, और उसका एक फॉर्मूला था C/A। अब मैं आपको ABC निकाल के नहीं दे रहा हूँ, आप समझ चुके होंगे कि C कौन सा होगा। देखिए C हमारे पास होता है तीसरा पद जो कि K ही है, और बट्टे में A यानी x² के साथ वाला 5। अब इसने हमें यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज़ दी थी कि इसका जो शून्यक है वो दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम जैसे क्या होता है, उल्टा है, उल्टा कैसे, K/5 हो जाएगा 5/K, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, ठीक है। अब हम इसको लेते हैं, इसको हल करते हैं बराबर में 1/1 लेके,
कि के का मान निकाला। देखो 5 की गुणा 1 से हो जाएगी वज्र गुणा करने पर, और 1 की गुणा के से हो जाएगी वज्र गुणा करने पे। तो के का मान कितना पूछा गया था वही हम बता देंगे, 5 आ रहा है। जो भी राइट ऑप्शन होगा उसे हम टिक कर देंगे। राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15, इसमें एक समीकरण में x का मान दिया है, y का मान हमें निकालना है। देखिए सिंपल सी चीज है, इस समीकरण को हल हमें करना है x का मान 4 लेके। अब y का मान क्या आता है वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले x की जगह हम x का मान 4 रख देंगे, बाकी कोई भी चेंज नहीं है। ध्यान से देखिए, 3 गुणा x की जगह 4 आ गया, प्लस में 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, अब हम ध्यान से यहाँ पे देखते हैं कि 3 की गुणा 4 से करने पे आ गया 12, प्लस में आ गया 2y, और माइनस में 12 बराबर में क्या आ रहा है 0। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले ये प्लस का 12 माइनस का 12 दोनों बराबर से इस तरफ थे, तो प्लस माइनस क्या हो गया एक दूसरे से क्रॉस। अब बचा है 2y इक्वल टू 0। तो देखो y के साथ वाली संख्या बराबर में कहाँ चली जाएगी, भाग में, और 2 अगर 0 है सामने भाग में जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 0, यानी y का मान कितना आएगा 0। तो हमें जहाँ राइट ऑप्शन नजर आ रहा है उसे हम शून्य दिया है 0 ही होता है, उसे हम टिक कर देंगे। आगे आ रहा है सवाल नंबर 16। आकृति हमारे सामने है जिसमें हमें दिया है कि त्रिभुज ACB ये वाली आकृति APQ के समरूप है, APQ के समरूप है। यदि BC हमें 8 दिया गया है, ये रहा BC 8, BS 6.5, PQ 4 सेमी, AP 2.8 सेमी, तो AQ का मान हमें ज्ञात करना है। ये AQ का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें हमें एक चीज तो पता चल गई है कि जब आकृति समरूप दे रखी है दोनों त्रिभुज, तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे, और साथ में इनकी जो भुजाएं वो समानुपात क्या होगी, बराबर होगा। तो सबसे पहले हम इतनी भुजाओं में से, क्योंकि 3 और 3 6 भुजाएं हैं दोनों त्रिभुज में, इधर 3 और इसमें 3, तो टोटल भुजाएं 6 हो गई। तो हमें ऐसी भुजाओं को लेना है समानुपात में जो हमसे दिया हुआ या पूछा हुआ है। देखो एक तो हम दिए हुए सामने वाली भुजा ले लेते हैं, इसके अंदर BC ले लेते हैं, और इसमें ले लेते हैं हम PQ, और दूसरे में हम ले लेते हैं एक जो हमसे पूछी है वो तो हमें लेनी है, एक हमें दी है वो ले लेते हैं, क्योंकि ये वाली भुजा आ जाएगी एक ये वाला भाग एक ये वाला भाग, यानी B से लेके A बट्टे में हो गया A से लेके Q, क्योंकि AQ हमसे पूछा गया ना। तो देखो BC भाग हमें दिया गया था 8 सेमी, यहां से भी आप देख सकते हैं। PQ हमें दिया गया था 4, उसके बाद हमें दिया था BA में दिया गया था 6.5, और AQ हमसे पूछा गया। तो इनकी हम पहले करते हैं वज्र गुणा, यानी AQ की गुणा 8 से करेंगे तो यह आ जाएगा 8 गुणा में AQ, और बराबर में 6.5 की गुणा 4 से करेंगे तो यह आएगा 6.5 गुणा में 4। अब AQ है, AQ के साथ में जो गुणा में संख्या थी 8 वो बराबर से तरह किस में आ जाएगी, भाग में, तो 4 से कट गया 8 2 बार। अब AQ बराबर बच्चा है 6 पॉइंट भाग बट्टे में 2, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 6.5 में 2 का भाग लगाना है, हमारा उत्तर फाइनल जो है वो आ जाएगा। कैसे, ये चला गया 2 तिया 6 पॉइंट है, 2 दूना 4 बच गया 1, 10 हो गया, 2 5 10, और ये सेमी है तो सेमी हो जाएगा। तो 3.25 ये ऑप्शन नंबर द हमारा हो गया करेक्ट आंसर। इसके बाद आ रहा है हमारा सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 में वही प्रश्नावली 9 का सवाल है। एक मीनार है, उसके आधार से 100 मीटर की दूरी पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखिए सवाल अनुसार हमें सबसे पहले दिया है एक मीनार है। देखिए सबसे पहले आकृति तो कुछ इसी प्रकार से बनती है, हमें ही पता है, ठीक है ना। अब जो मीनार आपको दे रखी है उसके आधार बिंदु से हमें दिया गया है कि 100 मीटर की दूरी पे शिखर से कोण बन रहा है उन्नयन कोण। तो आधार से कोण जहां पे बन रहा है उसकी दूरी दे रखी है 100 मीटर, ठीक है, और जो कोण बन रहा है वो 60 का बन रहा है। मीनार की ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सिंपल हमें पता है कि लंब और आधार दो चीज से मतलब है, ठीक है। तो हम इसे ऐसे ले सकते हैं, आधार बट्टे में 100, सॉरी आधार नहीं, ऊंचाई बट्टे में 100, ऊंचाई यानी कि लंब बट्टे में आधार हो गया। और लंब बटा आधार आप लाल कक्का की ट्रिक से चेक कर लेना,
ये होता है tan का मान, और tan है 60 डिग्री। तो h बट्टे में 100 बराबर में tan 60 का मान होता है √3। तो h है ये √3 है, और जो भाग में 100 है ये बराबर के उधर जाएगा तो किस में जाएगा, गुणा में। तो गुणा में आ गया और मीटर में। ऊंचाई हमसे पूछी गई तो ऊंचाई आ रही है 100 √3 मीटर। इसके बाद जो हमारा राइट ऑप्शन है उसमें हम क्या कर देंगे, टिक। आगे सवाल नंबर 18। एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट पे 45 का कोण बनाता है। नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर, नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। ये भी प्रश्नावली 9 से सवाल दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हमें दिया गया था एक नदी है और नदी के साथ एक पुल बनाया गया था ऊपर, ठीक है, जो इस प्रकार से ऊंचाई पे कहीं लगा हुआ है, बना हुआ है। जो एंगल तो बना रहा है 45 डिग्री का, और पुल जो बना है वो उसकी लंबाई दे रखी है हमें 150 मीटर। हमें ये नदी की जो चौड़ाई दिख रही है ना, ये हमें ज्ञात करनी है। तो हमारे पास कर्ण और आधार हमें ज्ञात करना है। तो आप कैसे भी ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया पहले आधार बट्टे में कर्ण। तो आधार हमारे पास कुछ नहीं है, x ले लेते हैं, और कर्ण हमने ले लिया 150 मीटर। तो अगर आपने लाल काका की ट्रिक देखी होगी तो हमें a बटा के यानी आधार बटा कर्ण मिल जाएगा। ये रहा, किस में आ रहा है, साइन कोस, कोस में आ रहा है। तो हम लिख देते हैं कोस, और कितने डिग्री आएगा, 45 डिग्री। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर x बटा 150 तो है, बराबर में कोस 45 की जगह हम त्रिकोणमितीय सारणी से कोस 45 का मान रख देंगे, जो आ रहा है 1/√2। सिंपल। अब क्या होगी, वज्र गुणा, यानी x की गुणा √2 से, तो यह आ गया x के साथ में √2 गुणा में आ गया, और 1 की गुणा 150 से। तो x तो रह गया 150 था, ये गुणा में √2 जो था वो इधर आ जाएगा भाग में। अब बट्टे में अगर अंडरूट की संख्या है तो दोनों तरफ क्या होता है, परिमेयकरण होता है, यानी कि दोनों तरफ अंडरूट की संख्या गुणा होती है। तो ये आ गया 150 गुणा √2, ये तो वैसे का वैसे, और ये आ गया √2 की गुणा √2 से करने में कितना आ गया, 2। तो 2 से 150 कट गया 75 बार। तो x का मान आ गया 75 √2 मीटर, और x हमने क्या माना था, वो नहर की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई। तो नदी की चौड़ाई कितनी आ गई हमारे पास, 75 √2 मीटर, जो कि हमारा राइट ऑप्शन हो गया द। तो इस तरीके से हमारा जो मॉडल पेपर नंबर 8 है उसका सवाल नंबर 18, सवाल नंबर पहला, जिसके 18 पॉइंट थे, वो होते हैं कंप्लीट।